हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की, भाग 13। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। शाम हो चुकी थी। सिंघानिया मेंशन सज चुका था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। खुशी को तैयार करने के लिए पार्लर से लड़कियां भी आ गईं और ऋषि भी तैयार हो रहा था। रोशनी परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी क्योंकि रजत अभी तक नहीं आया था। रोशनी की आखिरी होप रजत ही था, इसीलिए वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खुशी एक बार फिर दुल्हन बनकर ठीक उसी प्रकार बैठी थी जैसे वो कुछ समय पहले रजत से शादी होने पर बैठी थी। तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही कोई चमक थी और ना ही आज ऐसा कुछ था। उसने ये सब अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था और शांत बैठी थी। ऋषि तैयार होकर बाहर आ चुका था। उसने इधर उधर देखा तो उसे न तो रजत दिखाई दिया और न ही खुशी। वो खुशी के कमरे में आया और उसे तैयार देखकर वापस बाहर आ गया। उसने मुस्कुराते हुए रजत को फोन किया, लेकिन रजत ने फोन नहीं उठाया। तो ऋषि ने अपने कंधों को उचकाकर कहा, रजत के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जब मैं खुशी और पंडित जी यहाँ हैं तो और किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कोई मेहमान तो यहाँ है नहीं जो मैं किसी का इंतजार करूं। ऋषि ने पंडित जी को इशारा करके कहा, आइए पंडित जी, मंत्र शुरू करिए। पंडित जी ने कहा, रजत बाबू ने कहा है कि जब तक वो खुद नहीं आ जाते तब तक कोई कुछ नहीं करना है। ऋषि ने झुंझलाकर कहा, ये क्या मजाक है? वो तो कभी आएगा ही नहीं। तुम मंत्र शुरू करो, मैं दुल्हन को लेकर आता हूँ। ऋषि कुछ कदम चला ही था कि रजत ने अंदर से आते हुए कहा, रुको ऋषि, मैं तुम्हारे लिए, मतलब मेरे प्यारे दोस्त के लिए शादी का गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? ऋषि ने रजत को देखा तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऋषि ने हैरानी से कहा, तू कहना क्या चाहता है? तेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है, या फिर तू ये सब कुछ शादी रोकने के लिए कर रहा है? रजत, अरे मेरे धोखेबाज दोस्त, अगर शादी रोकनी ही होती तो मैं बेवजह इतनी सारी तैयारी थोड़ी न करवाता। देख, सिंघानिया मेंशन पहली बार दुल्हन की तरह सजा है। ऐसा तो मेरी शादी में भी बिल्कुल नहीं सजा था। ऋषि ने झुंझलाकर कहा, तू मुझे बातों में क्यों उलझा रहा है? रजत, साफ साफ बोलना, तू कहना क्या चाहता है? और तू मुझे धोखेबाज क्यों कह रहा है? मैंने तुझे कोई धोखा वोखा नहीं दिया। तेरी बीवी ने तुझे धोखा दिया है। उसी ने मुझ पर डोरे डाले और फिर मुझे भी उससे प्यार हो गया। रजत चलते चलते ऋषि के ठीक पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुझ जैसा दोस्त तो भगवान किसी को न दे। तुझसे तो दुश्मन भले हैं जो सीधे वार करते हैं, लेकिन तू तू तो पीठ पीछे वार करने वालों में से निकला। मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी ऋषि। ऋषि ने थोड़ा दूर होना चाहा, लेकिन रजत ने उसे दूर नहीं होने दिया। तो ऋषि बोला, तू चाहता क्या है? रजत, तू बता, तू खुद अपनी सच्चाई मुझे बताना चाहता है या मैं बताऊं? क्योंकि अब तेरा खेल खत्म और मेरा खेल शुरू हो चुका है। ऋषि, क्या मतलब? कौन सा खेल यार? रजत, यार, ये शब्द तेरे जैसे नीच इंसान के मुंह से शोभा नहीं देता है। तू वो है जो अपने ही दोस्त का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहता है। तू वो है जो अपने ही दोस्त की कंपनी के शेयर्स खरीदता है, वो भी धोखे से। ऋषि के चेहरे का रंग बदल गया और वो कमीनेपन से मुस्कुराते हुए बोला, तो तूने पता लगा ही लिया। रजत भी मुस्कुराकर बोला, बुरे काम चाहे कितना भी सफाई से क्यों ना किए जाएं, एक ना एक दिन वो सामने ही आ जाते हैं। और फिर तूने तो मेरे ही घर में रहकर ये सब किया था, पता कैसे नहीं चलता? ऋषि, तो फिर तू शांत क्यों था? मुझे निकाला क्यों नहीं अपने घर से? रजत, निकालने को तो मैं तुझे अब भी निकालूंगा, लेकिन मुझे ये बता,
तूने ये सब क्यों किया? आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है तेरी? ऋषि ने रजत को घूरते हुए कहा, दुश्मन तो तू मेरा हमेशा से ही था, बस कभी मौका नहीं मिला। हमेशा तू मुझसे 2 कदम आगे ही रहता था। स्कूल, कॉलेज, घर, गर्लफ्रेंड, सब जगह तू पहले और मैं बाद में आता था। आखिर तुझ में ऐसा क्या है जो सब तेरी ओर खींचे चले जाते हैं? मैं भी तो सबसे प्यार से बात करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? रजत, दिल से बात करने और बनावटीपन से बात करने में बहुत फर्क होता है ऋषि, लेकिन तू ये कभी नहीं समझ सकता है। इसीलिए मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता। चला जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। दोस्त जैसे रिश्ते को शर्मसार कर दिया है तूने। ऋषि, मुझे खुशी से शादी करनी है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसे पाकर रहूंगा। रजत ने गुस्से से ऋषि के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और फिर बोला, ये खुशी के लिए, ऐसी सोच रखने के लिए। रजत ने दूसरा मुक्का लगाकर कहा, ये दूसरा मुक्का खुशी को छूने के लिए। फिर रजत ने ऋषि को और मारते हुए कहा, और ये खुशी को ब्लैकमेल करके उसे परेशान करने के लिए। तभी पुलिस वहां आ चुकी थी। रजत ने ऋषि को पुलिस की ओर फेंक कर कहा, और ये मेरा भरोसा तोड़ने के लिए। ऋषि ने रजत को घूरते हुए देखकर कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ रजत, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊँगा और खुशी को लेकर जाऊँगा। रजत ने फिर से ऋषि का कॉलर पकड़कर कहा, इस बार तो छोड़ दिया क्योंकि तू मेरा दोस्त था, लेकिन अगली बार अगर दिखाई भी दिया तो तू दोस्त नहीं, दुश्मन होगा, दुश्मन। और तू अच्छे से जानता है मैं मेरे दुश्मनों के साथ कैसे डील करता हूँ। इसीलिए जब भी आने की सोचे, बहुत ज्यादा सोच समझकर आना। अब चल निकल यहाँ से। ऋषि ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था जब रजत अपने फेज में आता है तो वो बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ आता है। रजत सिंघानिया एक मामूली सा नाम नहीं है, ये ऋषि बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। ऋषि जैसे ही बाहर आया, उसने पुलिस से छूटने के बारे में सोचा ही था कि बाहर ब्लैक सूट में खड़े रजत के आदमियों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इधर खुशी अपने कमरे में तैयार बैठी थी। उसे भनक तक नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो एक निर्जीव गुड़िया की तरह बैठी थी। तभी रोशनी आई और उसने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुशी चलो। खुशी ने रोशनी की आंखों में देखा तो रोशनी ने गर्दन हिला दी और खुशी को उठने में मदद करने लगी। रोशनी मन ही मन कहा, बस थोड़ी देर और, फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। भगवान, बस कुछ देर के लिए मेरी खुशी को हिम्मत देना। खुशी बेजान कदमों से बाहर आ गई। बाहर घर के नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। मंडप में रजत दूल्हे के कपड़े और सेहरा बांधकर बैठा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी ने उसे ऋषि ही समझा तो उसने अपने आसपास देखा। जब रजत नहीं दिखा तो खुशी ने धीरे से कहा, वो कहाँ है? रोशनी, कौन वो? खुशी, तुम चलो, लेट हो रहा है। रोशनी ने खुशी को मंडप की ओर खींचते हुए कहा। खुशी कुछ कह पाती उससे पहले ही रोशनी उसे मंडप में बैठा चुकी थी। खुशी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठना ही चाहती थी कि रजत ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। खुशी हैरानी से रजत को देखने लगी, लेकिन रजत ने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया। खुशी रजत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होने के लिए कहा तो रजत ने खुशी को जबरदस्ती खड़ा कर दिया। पंडित जी ने फेरे शुरू करने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो रजत ने उसे गोद में उठा लिया। खुशी अब और ज्यादा हैरान थी। तभी उसे एक हल्की सी झलक रजत के चेहरे की दिखाई दी तो वो शांत होकर रजत का चेहरा साफ तरीके से देखने की कोशिश करने लगी।
जब उसे साफ दिखाई नहीं दिया तो उसने झट से अपने हाथ से रजत के चेहरे पर सेहरे की आई लड़ियों को हटा दिया। रजत हल्के से मुस्कुरा रहा था। वहीं खुशी की हैरानगी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे, वो खुश होए या फिर गुस्सा करे। तभी पंडित जी बोल पड़े, जैसा कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं तो बाकी की रस्म जरूरी नहीं है। तभी रजत बोला, नहीं पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को आज हक से और दिल से मंगलसूत्र पहनाऊंगा और उसकी मांग भरूंगा। खुशी रजत को देखती ही रह गई। रजत ने उसे नीचे उतारा और वापस उसी जगह पर बैठाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहनाते हुए खुशी के कान में धीरे से बोला, दूसरी शादी मुबारक हो मिस खुशी रजत सिंघानिया। खुशी कुछ नहीं बोली, वो शर्मा गई और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। रजत जैसे ही खुशी को मंगलसूत्र पहनाकर सीधा बैठा, वो सामने देखकर हैरान रह गया। रजत के मुंह से निकला, आप यहाँ? खुशी ने भी रजत की आवाज़ सुनकर सामने देखा तो वो भी हैरान रह गई। रजत और खुशी की फिर से शादी हो चुकी थी, लेकिन तभी रजत और खुशी ने अपने सामने किसी को देखकर हैरान होकर कहा, आप यहाँ? सामने राजवीर सिंघानिया व्हील चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। रजत उठते हुए बोला, दादाजी को यहाँ कौन लेकर आया है? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो इनको परेशान किया? अरे रुको बरखुरदार, किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे नियमों के खिलाफ जाए? दादाजी ने रजत को रोकते हुए कहा। रजत हैरानी से बोला, दादाजी आप बोल सकते हैं? रजत ने खुशी को देखते हुए कहा, खुशी देखो दादाजी बोल रहे हैं। खुशी भी मुस्कुरा रही थी तो रजत ने कहा, क्या तुम्हें पता था कि दादाजी बोल सकते हैं? खुशी ने हामी भरी तो रजत ने घूरते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खुशी ने भी रजत को घूरते हुए कहा, आपने भी तो नहीं बताया कि आप ऋषि की सच्चाई जानते थे, मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना? रजत ने खुशी को घूर कर देखा फिर बोला, मेरी तो मजबूरी थी, अगर मैं तुम्हें बता देता तो ऋषि तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझ जाता और फिर वो कुछ और करता, इसीलिए मुझे तुम्हें ही खतरे में डालना पड़ा। लेकिन यकीन मानो, मैं हर पल तुम्हारे साथ था, मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया था। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मैं भी मजबूर थी, दादाजी ने मना किया था मुझे आपको बताने के लिए। रजत ने दादाजी की ओर देखकर कहा, दादू आपने भी पार्टी बदल ली, आप खुशी की साइड थे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैंने खुशी को तुम्हें बताने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, और आज जब मौका मिला और हमारे घर में खुशियाँ आई तो मैंने सोचा कि इन खुशियों को और बढ़ा दिया जाए। रजत और खुशी दोनों एक साथ उठे और दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। खुशी की आंखें दादाजी को देखकर चमक रही थी। आज काफी दिनों बाद उसके चेहरे पर चमक और दिल में खुशी थी, इसीलिए खुशी बिना कुछ सोचे समझे दादाजी के गले लग गई। रजत हैरानी से उन्हें देखने लगा। वहीं दादाजी ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब कुछ गलत नहीं होगा बेटा, अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने गृहस्थ जीवन को संवारने की कोशिश करना। खुशी हटने ही वाली थी कि रजत ने झट से उसे अपनी बाहों में लपेटकर फिर दादाजी के गले लगाकर बोला, चलो फिर एक फैमिली हक हो जाए। रजत की बात सुनकर दादाजी और खुशी दोनों मुस्कुरा दिए। डाइनिंग टेबल के पास बैठे रजत, खुशी और दादाजी तीनों ही खाने का इंतजार कर रहे थे। रोशनी किचन में लगी थी तो खुशी ने कहा, मैं भी उनकी मदद कर देती हूँ। खुशी जाने के लिए उठी ही थी कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा,
खुशी तुम रुको, मैं जाता हूँ। खुशी हैरानी से बोली, आप किचन में जाकर खाना बनाएंगे? रजत मुस्कुरा दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने मन ही मन खुशी को देखते हुए कहा, जब तुम मुझे आप बुलाती हो तो कसम से खुशी बहुत खूबसूरत लगती हो। रजत ये सोचते हुए किचन की ओर चला गया तो खुशी भी उठी और बोली, दादाजी आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी आती हूँ। दादाजी ने हामी भरी तो खुशी चली गई। दादाजी अपने ही घर को निहारने लगे। कितने सालों बाद आज वो अपने कमरे से बाहर आए थे और अपना घर जो उन्होंने अपने खून पसीने और प्यार से बनाया था उसको देखने में और पिछली यादों में चले गए। कुछ देर बाद रजत बाहर आया। जब उसे खुशी दिखाई नहीं दी तो उसने दादाजी को देखा। मंद मंद मुस्कुराकर एक और देख रहे थे। रजत ने मजाकिया अंदाज में कहा, दादी की याद तो नहीं आ रही है ना आपको? रजत के बोलने से दादाजी की अपनी यादों से बाहर आए और बोले, अब याद तो याद होती है, आती तो है ही, झूठ भी तो नहीं कहा जा सकता, ना कि याद नहीं आ रही है। दादाजी ने एक दिशा में देखते हुए कहा, वो जगह देख रहे हो रजत? वहाँ पहले हमने हमारी शादी की फोटो लगाई हुई थी। ठीक उसी के सामने एक दिन हम दोनों का झगड़ा हुआ था और पता है तुम्हारी दादी ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया था। दादाजी के ये कहते ही रजत की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं खुशी भी बाहर आ चुकी थी तो उसने भी जब ये सुना तो उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। दादाजी आगे बोले, और फिर पता है क्या हुआ? तुम्हारी दादी ने उस फोटो को वहां से हटाकर इतनी जोर से गिराई कि फोटो की जो कांच लगा था वो टूट टूट खो गया था। और जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो इतनी रोई कि खुद को बीमार कर लिया। खुशी दादाजी के पास आते हुए कहा, जरूर आपने कुछ ऐसा किया होगा कि दादी जी को गुस्सा आया होगा जिससे उन्होंने अपनी प्यारी चीज को ही तोड़ दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी बेटा, हम बिजनेसमैन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें कभी कभार ही फैसले लेने पड़ जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता हो, लेकिन हमें अपने दुश्मनों को हराने के लिए ऐसा करना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ था जो उस वक्त हुआ था। खुशी आगे कुछ नहीं बोली, वो किचन की ओर जाने लगी। तभी रजत ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, आज खाना मैं परोसूंगा। खुशी की हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं था। एक साथ इतनी ज्यादा खुशियां उसे मिल रही थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन खुशी की जिंदगी में खुशियां इतनी जल्दी आती नहीं और अगर आती हैं तो बड़ी जल्दी चली भी जाती हैं। यही सोचकर खुशी ज्यादा खुश नहीं हुई और खाना खाने बैठ गई। रजत ने खुशी और दादाजी दोनों को खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाया और दादाजी को सुलाकर अपने कमरे में आ गया। रजत के आने से पहले ही खुशी सो चुकी थी, इसीलिए रजत ने उसे जगाया नहीं और खुद भी सो गया। आज खुशी के लिए अपनी नई जिंदगी का पहला दिन था। उसमें उसके चेहरे पर चमक और खुशी थी। सुबह जब खुशी उठी तो उसने अपने बगल में रजत को सोया हुआ पाया, जिससे खुशी हल्की सी मुस्कान के साथ वॉशरूम की ओर बढ़ गई। काफी दिनों की भाग दौड़ के कारण रजत भी थका हुआ था और रात में भी लेट सोने से वो सुबह लेट तक ही सोया रह गया। खुशी तैयार होकर किचन में आ गई, जहां रोशनी भी सबके लिए नाश्ता बना रही थी और नीलम भी वहीं कुछ करने में लगी थी। खुशी को देखकर रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, खुशी देखो ना, बुराई पर अच्छाई की जीत हो ही गई। रोशनी ने एक बार खुशी को और फिर नीलम को देखा तो नीलम ने रोशनी को घूर कर देखा। तभी रीमा वहां आते हुए बोली, मम्मा मुझे नाश्ता दो, भूख लगी है। खुशी आज साड़ी पहनकर आई थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिससे रीमा उसे देखकर चिढ़ते हुए बोली, अरे वाह, लगता है गरीबों के घर बरकत हुई है। खुशी ने रीमा को कुछ नहीं कहा। वो नीलम की ओर बढ़ गई
और नीलम के ठीक सामने आकर बोली, चाची जी, आपको नहीं लगता अब रीमा की भी शादी कर देनी चाहिए? बच्ची तो नहीं रही ना अब वो। नीलम ने खुशी को घूरते ही कहा, वो मेरी बेटी है। नीलम ने मेरे शब्द पर जोर देते हुए कहा, फिर आगे बोली, मैं चाहे उसकी शादी करूं या फिर उसे अपने पास ही रखूं, तो कौन होती हो ये सब कहने वाली? खुशी ने अपने दोनों हाथों को बांध कर कहा, मैं कोई नहीं हूं आपकी, इसीलिए कह रही हूं। मेरे पति का घर मतलब मेरा घर, और मेरे घर में फालतू के लोगों के लिए जगह नहीं है। इसीलिए आप रीमा के लिए लड़का ढूंढ लीजिए, और अगर आपसे ये नहीं होता है तो मुझसे कह दीजिए, मैं रजत जी से कह दूंगी, वो ढूंढ देंगे। नीलम, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है खुशी? अभी तेरी शादी ही हुई है, इतनी जल्दी रजत को अपना समझने की भूल मत कर। मर्द को बदलने में देर नहीं लगती, इसीलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। खुशी, मैं किसे क्या समझती हूँ या फिर मुझे क्या लगता है, ये आप मुझ पर ही रहने दीजिए। आपको जो कहा है वो करिए। 1 महीने का वक्त है इसके लिए, लड़का ढूंढकर शादी करा दीजिए। खुशी यह कहकर अपने काम में लग गई। रीमा और नीलम दोनों उसे घूरती रह गई। वहीं रोशनी के चेहरे पर दबी सी मुस्कान आ गई। रजत की आंखें खुली, उसने खुशी को नहीं पाया तो वो झट से उठकर बैठ गया और कमरे में इधर उधर देखने लगा। कमरे में प्यारी प्यारी खुशबू से उसका दिल खुश हो गया, जो शायद खुशी ही कुछ ताजा फूलों से करके गई थी। रजत उठा और तैयार होकर बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आया, उसने सामने खुशी को देखा तो वो देखता ही रह गया। आज खुशी ने लाल साड़ी जो पहनी थी, खुशी दादाजी को नाश्ता करवा रही थी, जिससे रजत को खुशी पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। वो भी खुशी और दादाजी की ओर बढ़ गया। रोशनी ने रजत के लिए नाश्ता लगा दिया था, लेकिन रजत नाश्ते की ओर जाने के बजाय दादाजी के पैर छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग दादू। दादाजी मुस्कुरा दिए और रजत ने खुशी की ओर देखा और उसके कान के पास झुकते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, लुकिंग प्रिटी। खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जिससे उसके हाथ में पकड़ी प्लेट भी डगमगाने लगी। लेकिन तभी रजत ने खुशी के हाथ पर ही अपना हाथ रखकर प्लेट को पकड़ लिया। अब खुशी की नज़र रजत के हाथ पर ही ठहर गई। खुशी ने ये कभी नहीं सोचा था कि रजत सबके सामने ऐसा भी कर सकता है। दादाजी चुपचाप ये सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाहर ऐसे जाहिर कर रहे थे मानो उन्होंने कुछ देखा ही न हो। खुशी ने हड़बड़ा कर कहा, मैं दादाजी के लिए पानी लेकर आती हूँ। खुशी ने प्लेट को रजत के हाथ में थमा दी और वहां से सीधे किचन में चली गई। रजत खुशी को देखता ही रह गया। उसने अपने कंधे उचकाए और नाश्ते की ओर बढ़ गया। तभी दादाजी बोल पड़े, हेलो साहबजादे, हमारे होने का एहसास तो है ना आपको? कहीं भी शुरू हो जाते हो। रजत ने हैरानी से दादाजी को देखते हुए कहा, मैंने क्या किया? दादाजी ने रजत को घूरते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले जो किया वो क्या था? रजत फिर हैरान होकर बोला, क्या किया? वो खुशी को गुड मॉर्निंग बोला। वो अच्छी लग रही थी तो तारीफ की, और फिर जब उसका हाथ कांपने लगा तो उसकी हेल्प की। अब इसमें मैंने क्या गलत किया जो आप मुझसे ऐसी टोन में बात कर रहे हैं? दादाजी का माथा ठिनक गया। उन्होंने रजत को आंखों से ही डांटते हुए कहा, कब अक्ल आएगी तुझे? या फिर क्या तुझे खुशी से प्यार नहीं है? तू उसकी फीलिंग्स को समझता भी है या नहीं? रजत ने लंबी सांस लेकर और नाश्ते की ओर जाते हुए कहा, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। ऋषि ने जो गड़बड़ी करी थी उसमें काम अभी बाकी है।
रजत नाश्ता करने लगा तो दादाजी फिर बोले, वैसे तूने ये सब पता कैसे किया कि ऋषि ने ही ये सब किया है? खुशी भी अब नॉर्मल होकर बाहर आ गई थी। तभी रजत ने कहा, मुझे पहले ऋषि पर एकमात्र भी शक नहीं था, लेकिन जब मैंने खुशी को उस होटल में देखा तो मुझे शक हुआ, और तब ही वो शक यकीन में भी बदल गया था, क्योंकि मैं उसे भी अच्छी तरह से जानता था और खुशी को भी। इसीलिए मैं वहां से बिना कुछ कहे चला गया, क्योंकि मेरे पास उस समय सबूत नहीं थे। मैं तभी समझ गया था कि हो ना हो कंपनी में भी उसी ने कुछ किया है, और बस तब से ही मैंने अपने आदमियों को लगा दिया था। उसने घर और ऑफिस दोनों जगह डिवाइस लगाए हुए थे, जिससे वहां हो रही सब बातें वो सुन सकता था। इसीलिए मुझे खुशी को हट करना पड़ा। रजत ने ये बताते हुए जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और वहां से उठकर हाथ धोकर जाते हुए बोला, खुशी, मुझे शाम को लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। रजत खुशी का जवाब सुने बिना ही चला गया। तो खुशी ने मुंह लटकाते हुए दादाजी की ओर देखा तो दादाजी ने पलकों को झपकाकर खुशी को शांत रहने के लिए कहा, जिससे खुशी का लटका हुआ मुंह भी मुस्कुरा दिया। आज पूरा दिन खुशी ने दादाजी के साथ बिताया और रात को उन्हें खाना खिलाया और दवा देकर सुला दिया। खुशी ने दादाजी के कमरे की लाइट बंद की और बाहर आ गई। रात के 10 बजे थे। हालांकि रजत ने खुशी को उसका इंतजार करने के लिए मना किया था, लेकिन खुशी चाहती थी कि वो उसका इंतजार करे। इसीलिए वो अपने कमरे में आई और एक बुक लेकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते 2 बज गए और खुशी को पता भी नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब खुशी की आंखें खुली तो सुबह के 5 बजे थे। खुशी ने आसपास देखा तो उसे याद आया कि वो रजत का इंतजार करते हुए सोई थी, लेकिन क्या रजत अभी तक घर नहीं आया है? ये पता करने के लिए खुशी अपने कमरे में आई तो वहां रजत को न पाकर खुशी उदास हो गई और बाहर ही सोफे पर बैठ गई। नीलम, जो शायद इसी मौके की तलाश में थी, वो उबासी लेती हुई आई और खुशी का मजाक बनाते हुए बोली, क्या हुआ खुशी, तुम्हारा पति पूरी रात घर नहीं आया क्या? इतने दुख की बात है ना? पति सारी रात बाहर रहता है और तुम यहाँ उसके लिए भूखी बैठी हो। बेचारी खुशी। नीलम खुशी का जवाब सुनने के लिए कुछ देर वहां रुकी, लेकिन जब खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम फिर से उबासी लेती हुई अपने कमरे में चली गई। नीलम के जाते ही खुशी की आंखों से आंसू फूट पड़े और वो बिना आवाज किए वहां बैठकर रोती रही। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। खुशी जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई, ठीक उसी वक्त रजत ने घर में कदम रखा। रजत सीधे अपने कमरे में आया तो उसे खुशी दिखाई नहीं दी। रजत ने बेड को गौर से देखा तो उसे समझ आया कि खुशी सारी रात सोई नहीं थी, क्योंकि बेड पर कोई भी सलवटी नहीं थी। इसीलिए रजत ने ये सिर्फ अंदाजा लगाया कि खुशी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अब रजत उसका चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि वो खुशी के चेहरे से समझ जाता था। इसीलिए उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो बाथरूम से आवाज आने का पता चला कि खुशी अभी बाथरूम में है। इसीलिए रजत ने अपने कपड़े निकाले और आराम करने के लिए लेट गया। खुशी जब बाहर आई तब तक रजत सो चुका था। खुशी ने एक नजर रजत को देखा, वो मुस्कुरा दी और कमरे की लाइट बंद करके और रजत को ब्लैंकेट ओढ़ाकर बाहर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि रजत ने उसकी कलाई पकड़ ली और आंखों को बंद किए हुए ही बोला, मैंने कहा था ना, मेरा इंतजार मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। खुशी ने रजत पर गहरी नजर डालकर बोली, आपसे किसने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रही थी? मैं तो बस अभी उठी थी। आप आए तब मुझे तो बहुत अच्छी और गहरी नींद आई। आप आओ या ना आओ,
इससे मुझे क्या? रजत ने खुशी की कलाई को अपनी ओर खींच लिया, जिससे खुशी रजत के सीने पर आ गिरी। खुशी के गीले बालों से आती खुशबू रजत को मदहोश करने के लिए काफी थी। रजत ने खुशी के चेहरे को अपने चेहरे के ठीक पास करके कहा, ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए मैं। रजत अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही खुशी ने रजत के होठों पर उंगली रखकर कहा, मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं, तो फिर आप क्यों बता रहे हैं? आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं? रजत ने अपना दूसरा हाथ खुशी की कमर के आसपास लपेटकर कहा, क्योंकि अब तुम मेरी मालकिन हो और मालकिन को तो हर बात बताई जाती है ना, और मालकिन को तो हर बात की सफाई चाहिए ही होती है ना। खुशी जबरदस्ती मुस्कुरा दी और रजत पर से उठते हुए बोली, आप पहले नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। खाना खाकर फिर आराम से सो जाइएगा, अच्छी नींद आएगी आपको। खुशी ने कहते कहते उठ चुकी थी, तो रजत ने अलसाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं है। खुशी ने रजत की बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी जाकर शावर लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। रजत बेमन से उठा और बाथरूम की ओर बढ़ गया, तो खुशी भी बाहर आ गई। कुछ देर बाद जब रजत बाहर आया तो खुशी उसे कमरे में दिखाई नहीं दी। रजत ने कपड़े पहने और खुद भी बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी हल्का सा अंधेरा बाकी था, जो बहुत खूबसूरत था। रजत जैसे ही किचन की ओर बढ़ा कि खुशी उसे किचन से बाहर आती हुई दिखाई दी। खुशी के हाथ में प्लेट थी। रजत ने खुशी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखी तो वो देखता ही रह गया। तब तक खुशी उसके करीब आकर बोली, ये लीजिए गरम गरम आलू के पराठे और दही। रजत ने जब प्लेट में आलू का पराठा देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराकर बोला, खुशी, तुम्हें कैसे पता कि ये मुझे पसंद है? खुशी के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई और वो उदास होकर बोली, मुझे तो नहीं पता था कि आपको पसंद है, मैंने तो बस ऐसे ही बना दिए। रजत ने खुशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुशी के हाथ से प्लेट ली और दूसरे हाथ से खुशी की कलाई पकड़कर कहा, चलो। रजत ने खुशी को हल्का सा खींचते हुए चलने को कहा, लेकिन खुशी ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं चलना, आपको ये खाना ही पड़ेगा, और वो भी अभी। रजत हल्के से मुस्कुराकर बोला, खाऊंगा मेरी जान, लेकिन तुम चलो तो सही मेरे साथ। खुशी ने बच्चों की तरह मुंह फुलाया, लेकिन तब तक रजत उसे खींच कर ले जाने लगा। तो खुशी रजत के साथ साथ चलते हुए बोली, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? रजत ने कुछ नहीं कहा। वो खुशी को सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा, तो खुशी ने फिर से अपना हाथ खींचकर कहा, लेकिन हम। खुशी के कुछ बोलने से पहले ही रजत ने खुशी के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, कितना बोलती हो तुम, धीरे बोलो ना, कोई जाग जाएगा। तो खुशी हैरानी से रजत को देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि आज रजत सिंघानिया को क्या हो गया है। हमेशा खड़ूस और गुस्से में रहने वाला इंसान आज ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। खुशी जब ये सोच रही थी तब तक रजत उसे छत पर ले आया था। जब खुशी अपनी सोचने की दुनिया से बाहर आई तो रजत ने बड़े ही प्यार से और शायराना अंदाज में कहा, एक खूबसूरत सी सुबह मेरी जान के नाम। सुबह का वो खुशनुमा सा नज़ारा खुशी को बहुत सुकून देने वाला था। काफी दिनों से खुशी ने बाहरी वातावरण की सुबह देखी ही नहीं थी। आज उसे यहाँ सच में सुकून का अनुभव हो रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र रजत पर गई, जो कभी पराठे को तो कभी आसपास देख रहा था।
खुशी समझ गई कि रजत क्या करना चाह रहा है, इसीलिए खुशी ने रजत के हाथ से प्लेट ली और छत की मुंडेर पर ले जाकर रख दी और खुद उसके सामने बैठकर रजत को अपने सामने बैठने का इशारा किया। रजत भी मुस्कुराकर उसके सामने आकर बैठ गया। तभी खुशी ने कहा, मुझे लगता है दादाजी ने छत की मुंडेर जानबूझकर ऐसी बनवाई है ताकि इस पर बैठकर सुबह का नाश्ता और सामने के नज़ारे का आनंद लिया जा सके। रजत ने पराठा खाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये घर दादाजी ने बनवाया है? खुशी ने सामने देखते देखते कहा, दादाजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रजत, सब कुछ मतलब कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता? खुशी ने रजत पर गहन दृष्टि डाली, फिर बोली, बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। रजत, अच्छा, मतलब दादाजी ने मुझे कुछ नहीं बताया, सब तुम्हें ही बता दिया? खुशी ने मुंह पिचकाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे बता दिया। रजत, जैसे तुम्हें क्या क्या बताया दादाजी ने? जैसे खुशी ने कुछ सोचते हुए कहा, जैसे उन्होंने कहा, जब इंसान थका हुआ होता है और रात में सोया भी ना हो, उसे आराम करना चाहिए। वैसे ही किसी के साथ बैठकर गप्पे नहीं मारने चाहिए। रजत ने पराठे का एक बाइट मुंह में लिया और अपने इधर उधर देखने लगा। खुशी ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ खो गया क्या? रजत, नहीं, मैं तो ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं गप्पे मार रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? खुशी ने मुंह फुलाकर कहा, आप भी ना, मैं ही तो हूँ वो। रजत ने प्यार से खुशी को देखते हुए कहा, तुम ऐसे ही कोई नहीं हो, समझी? पत्नी हो मेरी और मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं चला जाता हूँ। रजत उठने लगा तो खुशी ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, नहीं, वो तो मैं इसीलिए कह रही थी कि कहीं आप थके हुए हो तो। कहीं, मेरा मतलब। खुशी को हकलाता देख रजत खुद ही बोल पड़ा, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, सच में। खुशी हल्की सी मुस्कुरा दी। सुबह की हल्की धूप निकलने लगी थी। रजत और खुशी दोनों अब बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ बैठे थे। बातें तो बहुत थी दोनों के पास, लेकिन अभी सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठने का एहसास ही काफी था, इसीलिए दोनों ही खामोश थे। कुछ देर बाद खुशी ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, दादाजी उठ गए होंगे, उनके लिए नाश्ता भी बनाना है और फिर खिलाना भी है। रजत ने हाँ कहकर आगे कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। खुशी ने 2-4 कदम ही रखे थे कि रजत बोल पड़ा, खुशी। खुशी रुक कर पीछे मुड़ी तो रजत ने आगे कहा, क्या तुम सारी रात मेरा इंतजार कर रही थी? खुशी के मासूम से चेहरे पर और ज्यादा मासूमियत आ गई और उसने धीरे से अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। तभी रजत ने अपनी पलकों को बंद कर लंबी सांस ली तो खुशी वहां से चली गई। रजत ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर कहा, क्या खुशी भी मुझसे प्यार करने लगी है या फिर ये मेरा वहम है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।